नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षण के उद्देश्यों पर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शिक्षण की अवधारणा, उसका अर्थ व परिभाषाएं। यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षण के उद्देश्यों की। शिक्षण शब्द पे हम पहले बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति उद प्लस दिश प्लस यत के निर्माण से हुई। उद प्लस दिश प्लस यत। उद यहाँ एक उपसर्ग है, दिश यहाँ पर धातु है और यत यहाँ प्रत्यय है। उद दिश यत। और इस उद्देश्य, इसको मिलाने से क्या बना? उद्देश्य, जिसका अर्थ होता है कार्य को दिशा देना। कार्य को दिशा देना। कोई भी कार्य जब हमारे द्वारा किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य निहित होता है। बिना उद्देश्य के, बिना किसी कारण के हम कोई भी कार्य नहीं करते, चाहे वह खाना खाने का या प्रतिदिन के हमारे कार्य ही क्यों न हों। तो ऐसे में शिक्षण के भी बहुत से उद्देश्य होंगे, लेकिन उससे पहले एक चर्चा और करते हैं। साधन व साध्य, दो शब्द हैं, साधन व साध्य। इन दो शब्दों पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साधन है शिक्षण। साधन क्या है? शिक्षण। और साध्य क्या है? अधिगम। कहने का तात्पर्य, शिक्षण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अधिगम को साधा जाता है। साध्य का तात्पर्य यहां आप लक्ष्य से भी ले सकते हैं। शिक्षण साधन है, अधिगम उसका साध्य है, यानी शिक्षण के माध्यम से अधिगम तक पहुंचा जाता है। कल भी हमने इन दो शब्दों पर चर्चा की थी। इन्हीं दो शब्दों पर और शिक्षण के उद्देश्यों पर बात करते हुए डॉक्टर के.पी. पांडे ने एक परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण तथा अधिगम के संबंध पर भी एक बात कही। उन्होंने कहा, सभी तरह के शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिगम उत्पन्न करना। जहां अधिगम एक परिणाम या प्रतिफल है, वहां शिक्षण उसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। शिक्षण तथा अधिगम दो पृथक संप्रत्यय होते हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। के.पी. पांडे की बात करें तो के.पी. पांडे कह रहे हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, यानी शिक्षण जो है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? अधिगम उत्पन्न करना। यह प्रश्न के रूप में भी हमारे समक्ष आ सकता है कि शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अधिगम उत्पन्न करना। या यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि शिक्षण के एकमात्र उद्देश्य अधिगम प्राप्त करने को किसने मान्यता दी या किसने ऐसा कहा? तो डॉक्टर के.पी. पांडे ने कहा। साथ ही ये कहते हैं कि जहां भी अधिगम एक परिणाम या प्रतिफल होगा, यानी जहां कहीं भी एक परिणाम के रूप में अधिगम समक्ष आएगा, तो वहां हमेशा ही उसका महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाएगा? शिक्षण। अर्थात उसके पीछे उसका महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षण है। फिर ये कहते हैं कि शिक्षण और अधिगम दो पृथक संप्रत्यय होते हुए भी, यानी अलग अलग संप्रत्यय होते हुए भी परस्पर क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि ये आपस में न तो हम एक दूसरे के पूरक इन्हें कह सकते हैं और ना ही इन्हें हम एक दूसरे के समांतर कह सकते हैं। तो ये थी के.पी. पांडे की परिभाषा। अब हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों की। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ? उद्देश्यों के वर्गीकरण पर बात करें तो उद्देश्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। उद्देश्यों का वर्गीकरण, इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक पर हम चर्चा करेंगे सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य। दूसरे में हम चर्चा करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य।
इसके आधार पर इसमें क्या अंतर है, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम। सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो अपरिवर्तनशील हैं। दिशा, काल, समय या किसी भी विषय के आधार पर जो कभी परिवर्तित नहीं होते, सभी के लिए एक समान रहते हैं। इन्हें सर्वव्यापी भी कहा जाता है। ये सर्वव्यापी होते हैं। इन्हें एक नाम और दिया जाता है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सार्वभौमिक, क्योंकि इनमें कहीं भी कभी भी परिवर्तन नहीं आता। अब वे उद्देश्य जो दिशा, काल, समय, विषय इत्यादि के आधार पर अपना अलग महत्व रखते हैं और उन्हीं के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट उद्देश्य। अब इस आधार पर इनकी एक बात की जाए तो इन्हें ये कहा जाता है, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? अपरिवर्तनशील। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इस पर प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से परिवर्तनशील उद्देश्य हैं या निम्न में से अपरिवर्तनशील उद्देश्य हैं। तो अपरिवर्तनशील तो कौन से हैं? सामान्य उद्देश्य। और जब हम विशिष्ट की बात कर रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? परिवर्तनशील है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इन पर प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल साधारण सी बात है। अब हम बात करते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं और क्या इनका स्वरूप है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये बात बताएं फिर से, सामान्य उद्देश्य क्या है? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील। अब बात करते हैं कि सामान्य उद्देश्य हैं कौन कौन से। तो इससे संबंधित आपको अभी एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी पूरी लिस्ट, सूची। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम इस पर एक नज़र डालते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अधिगम उत्पन्न करना, जीवन संबंधी उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, सीखने के लिए प्रेरित करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार कर मानवीय गुणों का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में रूपांतरित करना, वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास व आत्म अनुभूति करने योग्य बनाना, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, स्वावलंबन व व्यावसायिक रूपता का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास करना, रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना व पाठागत आदर्शों से प्रेरणा लेकर चरित्र का निर्माण करना। तो सामान्य उद्देश्यों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अधिगम उत्पन्न करना। अभी केपी पांडे की परिभाषा भी हमने पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है अधिगम को उत्पन्न करना। फिर हम बात कर रहे हैं जीवन संबंधी उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, अर्थात जो कुछ शिक्षण हम अपने शिक्षा काल में लेते हैं वह हमारे जीवन में उपयोगी होता है, ये हम सब जानते हैं। तो यही शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण इसी उद्देश्य से करवाया जाता है कि वह बच्चों के जीवन में उपयोगी साबित हो। फिर बात करते हैं सीखने के लिए प्रेरित करना, यानी एक बच्चा हमेशा सीखने की ओर अग्रसर हो, नया कुछ जानने के लिए वह अग्रसर हो, उसको प्रेरित करने के लिए शिक्षण करवाया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द और मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु अक्सर इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है और प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, शांत करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बात हम करेंगे कि जिज्ञासा की हमेशा वृद्धि करनी चाहिए, उसे हमेशा बढ़ाना चाहिए, कम या शांत नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ विषय विशेष पर हम कहते हैं, कई बार कुछ बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसको एक बार के लिए हमें शांत करना पड़ता है। उसके पीछे निहित कारण है कि जब वे बच्चे उस दौर में आएंगे तो वे स्वतः सीख जाएंगे। आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसके अतिरिक्त जिज्ञासा हमेशा वृद्धि की ओर अग्रसर हो तो वह सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होता रहेगा। फिर हम बात कर रहे हैं मानसिक क्षमता की,
कि शिक्षण के माध्यम से मानसिक क्षमता का विकास किया जाता है। एक बच्चा अपने मस्तिष्क को विकसित करते हुए नई चीज़ों को कर सकता है, अपने मस्तिष्क के आधार पर निर्णय ले सकता है, तो उसकी मानसिक क्षमता का विकास भी शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। फिर बात कर रहे हैं पार्श्विक प्रवृत्तियाँ। ध्यान दीजिएगा, हमने जब शिक्षण की शुरुआत की थी अपनी पहली वीडियो में, तब हमने उसकी शुरुआत ही इसी पंक्ति से की थी। ये पहली लाइन थी उसकी कि एक शिशु संसार में पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ असहाय अवस्था में जन्म लेता है। पार्श्विक प्रवृत्तियों का तात्पर्य पशु समान प्रवृत्तियां, क्योंकि आपने अक्सर ये श्लोक सुना होगा, विद्या विहीन मनुष्य पशु समान है। तो विद्या के विहीन मनुष्य जब पशु के समान है, तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे शिक्षा नहीं होती, वह शिक्षित नहीं होता, इसलिए कहा गया कि वह पार्श्विक प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। तो शिक्षा क्या करती है, उसी में सुधार करते हुए, शोधन करते हुए, परिमार्जन करते हुए मानवीय गुणों को विकसित करके उसे सभ्य व संस्कारित बनाने का कार्य करती है। फिर हम बात कर रहे हैं क्रियाशीलता का विकास करना, यानी शिक्षण के माध्यम से क्रियाशीलता भी विकसित की जाती है, किसी कार्य को करने के प्रति विकास किया जाता है। फिर बात कर रहे हैं हम सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलना। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक हमने बात की थी पार्श्विक प्रवृत्तियों वाली, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में रूपांतरित करना, यानी जो भी सिद्धांतिक ज्ञान किताबों में हमने पढ़ा उसको व्यवहार में उतारना ही शिक्षण का उद्देश्य है। ये प्रश्न किस माध्यम से पूछा जाता है, ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि शिक्षण का उद्देश्य है। अब वो क्या करते हैं, इसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। वो पूछते हैं व्यवहारिक ज्ञान को सिद्धांतिक ज्ञान में बदलना, सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलना, या दोनों को एक दूसरे में बदलना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब तक हमें सिद्धांतों की जानकारी नहीं होगी हम व्यवहार में उतार नहीं सकते। व्यवहार में तभी वो आएंगे जब हमें सिद्धांत या नियमों का पता होगा। तो सिद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदलना ही शिक्षण का उद्देश्य है। फिर हम बात कर रहे हैं वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का विकास करना। अभी आप देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से पठन पाठन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, वातावरण के साथ हम अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सीख हमें कहाँ से मिली, हमें शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षण कौशल में हमें ये डाला गया था कि वातावरण के साथ खुद को एडजस्ट करना है। फिर हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास व आत्मानुभूति योग्य बनाना। एक बच्चे का आत्मविश्वास जागृत हो सके, वह कॉन्फिडेंट रहे, और साथ ही साथ वह स्व अनुभूति यानी अपना आंकलन, अपनी अनुभूति स्वयं कर सके, यह भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। कि अपनी अनुभूति स्वयं करने का तात्पर्य है कि वह स्वयं को जान सके कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और मुझे किस प्रकार से कार्य करना है। साथ ही सामान्य उद्देश्यों में हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, यानी सृजन अर्थात नव निर्माण के माध्यम से भी एक बच्चे की क्षमता का विकास हो सके, ऐसा शिक्षण का उद्देश्य रहता है। फिर है कल्पना शक्ति का विकास, कि बच्चा स्वयं इमेजिन कर सके, स्वयं कल्पना कर सके कि वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या कल्पना शक्ति में और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं जिसमें नव निर्माण को, सृजन को भी कल्पना शक्ति से जोड़ा जा सकता है। तो कल्पना शक्ति का विकास करना भी शिक्षण के उद्देश्य का एक अंग है। फिर बात करें स्वावलंबन व व्यावसायिक रूपता का विकास। स्वावलंबन अर्थात स्वयं को वह इंडिपेंडेंट रख सके, स्वावलंबी बन सके, साथ ही साथ व्यावसायिक रूपता का विकास अर्थात वह बड़े होने पर अपने व्यवसाय को चुन सके, ऐसा उसे विकसित किया जाता है, ऐसा उसकी शक्ति का विकास किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं तर्क शक्ति का विकास करना, यानी शिक्षण कौशल के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से बच्चे की तर्क शक्ति भी बढ़ाई जाती है, जिससे वह सही गलत की पहचान कर सके। फिर बात कर रहे हैं रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। रचनात्मक प्रवृत्ति, यहाँ पर आप सृजन से इसको भी जोड़ सकते हैं। रचना करने की प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष नहीं है इसका, किसी भी क्षेत्र में रचना करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना ही शिक्षण का उद्देश्य है। और अंत में हम बात करते हैं पाठागत आदर्शों से प्रेरणा लेकर चरित्र का निर्माण करना। अक्सर हमने भी
बचपन में जब किताबें पढ़ी उसमें हमने कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो कभी महाराणा प्रताप, तो कभी अन्य जो हमारे योद्धा रहे या स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो उन पाठों को रखने का मकसद ही क्या था कि उन आदर्शों से हम क्या ले सकें, प्रेरणा ले सकें, और प्रेरणा लेकर हम क्या कर सकें, अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। तो ये हमने अभी तक चर्चा की सामान्य उद्देश्यों की। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की, जिसमें हम मुख्य रूप से लेंगे ब्लूम का वर्गीकरण, क्योंकि वह ही सर्वमान्य सर्वव्यापक है, जिसे संपूर्ण देशों के द्वारा एक मत से पारित किया गया था। तो ब्लूम के वर्गीकरण को भी हम पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं हम विशिष्ट उद्देश्य की, और इसमें हम बात करेंगे ब्लूम वर्गीकरण। ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण जो किया गया। ब्लूम ने 1956 में 1956 में इसको वर्गीकृत किया था। पहला आंकड़ा ये 1956 में ब्लूम ने विशिष्ट उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था और इसे एक नाम दिया था। बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में इसे वर्गीकृत किया, जिसे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव नाम से जाना जाता है। हमने बात की ब्लूम की। ब्लूम का पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने 1956 में शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया और जिसे एक नाम दिया गया, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स यहाँ पर टैक्सोनॉमी भी शॉर्ट फॉर्म इसकी चलती है, जिसे कहा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पर टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या है? टैक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई? 1956 में आई। यदि पूरा नाम पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है तो हमें याद रखना है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ब्लूम के नाम पर क्यों रखा गया। दरअसल 1956 में एक समिति कार्य कर रही थी, वर्गीकरण समिति जो थी, ये कार्य जो देख रही थी उद्देश्यों के वर्गीकरण का, वर्गीकरण समिति एक कार्य कर रही थी और उस समिति के अध्यक्ष थे ब्लूम। समिति के अध्यक्ष कौन थे? ब्लूम। तो जब इस समिति ने इस प्रकार के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, विशिष्ट उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और जब वो सर्वव्यापी हो गए, सर्वव्यापी होने के पश्चात अध्यक्ष ब्लूम थे, इसलिए इस वर्गीकरण को ब्लूम वर्गीकरण नाम दे दिया गया। अब यहाँ पर वैसे तो हमने शब्दावली के आधार पर तो जाना कि ब्लूम वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेकिन एक्चुअल में ब्लूम वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूरा अर्थ क्या है, आइए वो जानते हैं। इसके अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया, जिससे विश्व के सभी देशों में इसे व्यापक रूप से मान्यता मिली। इन उद्देश्यों से समस्त शिक्षकों, परीक्षकों, शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध, सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण। मैं यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिख करके मैंने कुछ चुनिंदा पंक्तियों को यहाँ लिखा है। यदि आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया उन्होंने, उसे पूर्ण रूप से मान्यता यहाँ पर मिली। मानकीकरण यानी मान्यकृत किया गया। और किसने किया? विश्व के सभी देशों में व्यापक मान्यता मिली। ये सबसे बड़ी बात थी कि ब्लूम के वर्गीकरण को संपूर्ण विश्व में एक साथ सर्वव्यापी मान्यता मिली थी, जिससे क्या हुआ, शिक्षकों, परीक्षकों और शिक्षा संबंधी, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति, चाहे वे शिक्षा लेने वाले और चाहे वे शिक्षा देने वाले, तो उनके बीच जो संप्रेषण का आधार है, संप्रेषण अर्थात आदान प्रदान जो शिक्षा का है, वह बहुत ही सरल, शुद्ध और प्रभावी ढंग से हो सकता है, ऐसा इस वर्गीकरण में पाया गया। इसलिए इसे सर्वव्यापी मान्यता मिली। तो आज हमने जाना, सबसे पहले हमने बात की थी शिक्षण उद्देश्य पर डॉक्टर के.पी. पांडे की परिभाषा से शुरू करते हुए, और उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति को भी हमने जाना था। साथ ही हमने
सामान्य उद्देश्यों, पहले वर्गीकरण किया और वर्गीकरण में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य को जाना कि सामान्य उद्देश्य अपरिवर्तनशील हैं और विशिष्ट उद्देश्य परिवर्तनशील हैं। लेकिन उन विशिष्ट उद्देश्यों की हमने जब बात की ब्लूम की, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने जाना 1956 में इसे वर्गीकृत किया गया था एक वर्गीकरण समिति के द्वारा। उसके अध्यक्ष ब्लूम थे, इसलिए इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम वर्गीकरण नाम दिया गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी को पूर्ण रूप से भी हमने जानने का प्रयास किया, जिसमें उसे सभी देशों के द्वारा व्यापक मान्यता मिली और शिक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों के बीच जो है संप्रेषण उचित व सरल तरीके से हो सके, इसलिए ऐसा मानते हुए ब्लूम वर्गीकरण को मान्यता दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व करी, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।